आप बताइए प्लीज। आईवी हॉस्पिटल जो है पंजाब की सबसे बड़ी प्राइवेट हॉस्पिटल चेन है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की। हमारे 5 हॉस्पिटल हैं, 750 बेड्स हैं, 250 हमारे पास इमरजेंसी बेड्स हैं, 6 कैथ लैब हैं और हर साल हम करीब 3 लाख पेशेंट्स ट्रीट करते हैं। तो ये हमारे पांचों हॉस्पिटल जो हैं स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल हैं, जो कि अमृतसर में है, होशियारपुर में है, नवाशहर, मोहाली और खन्ना। तो इस इलाके में कहीं भी किसी पेशेंट को करीब हम 18 डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब को कैटर करते हैं और 10 डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा को कैटर करते हैं। तो इस तरह के केसेस रूटीन में हमारे यहाँ आते रहते हैं। मेजरली कितने टाइम में पेशेंट को पहुंचना चाहिए? सर अभी ऐसे देखिए स्ट्रोक होता क्या है, जब भी हमारे नॉर्मल स्टेट्स में कोई भी बदलाव आ जाए या बोलने में, चलने में या समझने में, तो हम स्ट्रोक की संभावना उसमें रखते हैं। अब इसको पहचानते कैसे हैं, हाउ वी विल रिकॉग्नाइज या हाउ वी विल क्लिनिकली डायग्नोज हम कैसे करेंगे, आप नॉर्मल समाज उसको कैसे पहचानेगा। तो उसके लिए हम लोग साइंस में या फिर एक निमोनिक बनाते हैं जिसको हम लोग बी फास्ट बोलते हैं। बी फास्ट बोलते हैं जिसमें बी फॉर बैलेंस होता है, जिसमें पैरों का, हाथ पैरों का लड़खड़ाना, चलने में दिक्कत आना या फिर किसी हाथ का भी इधर उधर जाना, बैलेंस बिगड़ना, उसको बी से याद रखते हैं। ई फॉर आंखों की रोशनी, ई फॉर आई साइट, एक तरफ अचानक से आधा दिखना या फिर एकदम से रोशनी चले जाना या फिर एक तरफ से ऊपर का हिस्से में विजन चला जाना, तो उसको हम लोग ई से याद रखते हैं। तो बी ई। फिर नेक्स्ट जो शब्द आता है वो आता है FAST। एफ मतलब फेस, चेहरे में कोई टेढ़ापन या फिर कोई सुनपन, तो उसको हम लोग एफ से याद रखते हैं। फिर आता है शब्द ए फॉर आर्म, हाथ पैरों में कोई बदलाव, कमजोरी, सुनपन, उसको हम लोग ए से याद रखते हैं। फिर आता है एस मतलब स्पीच मतलब बोलने में कोई भी तरीके का बदलाव, जैसे हकलाना, तुतलाना, बोल नहीं पाना, समझ नहीं पाना, तो उसको हम लोग स्पीच से याद रखते हैं। अब इन सब में बी फास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो शब्द आती है, जो अक्षर आता है, वो आता है वक्त, टी फॉर टाइम। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी जो मॉडर्न साइंस डेवलप कर रही है डे टू डे, उसमें टी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हमारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस इस वक्त पे डिपेंड करते हैं कि पेशेंट हमारे पास में कब पहुंचा और किस स्थिति में पहुंचा, जल्दी पहुंचा या लेट पहुंचा, तो उसको बोलते हैं टी। वो ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि ये टी कितना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो ये सिम्टम, ये डेफिनेशन थी, ये सिम्टम थे बी फास्ट, इसको हम लोग याद रखते हैं। फिर आते हैं इसके होते कितने प्रकार के हैं। देखिए हम लोग अमूमन इसको 2 विभाग में बांटते हैं कि एक तो इस्चेमिक, जो चड्ढा साहब ने बताया कि इस्चेमिक एकदम धमनियों में खून अचानक से रुक जाना, उसको हम लोग इस्चीमिया बोलते हैं, ब्रेन के अंदर इस्चीमिक हो जाए या फिर अचानक से नस फट जाए। तो मोर कॉमन जो होते हैं वो इस्चीमिक स्ट्रोक होते हैं और लेस कॉमन होते हैं हेमरेजिक, जिसको हम लोग नस फटना बोलते हैं। अब दोनों के ट्रीटमेंट ऑप्शंस बड़े अलग अलग हैं। अब ये जो जागरूकता हम लोग बताते हैं, बी फास्ट, टी वर्ड फॉर वक्त, ये दोनों में इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस्चेमिक स्ट्रोक में इसकी प्रायोरिटी टी की बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ट्रीटमेंट जो अभी हम लोगों के पास में डेवलप हो रहा है वो इस्चेमिक स्ट्रोक पे ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, क्योंकि उसकी जो इंसिडेंस वैल्यूज है, प्रेवलेंस वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो ये 2 प्रकार के स्ट्रोक हैं। फिर अब आप आते हैं कि होता किस कारण से ये स्ट्रोक हो रहे हैं आजकल हमारे समाज में। तो सबसे पहले जो हम लोग ओपीडीज में देखते हैं कारण में, वो आता है अनकंट्रोल्ड शुगर और अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन। अमूमन होता क्या है कि पेशेंट डायग्नोस होते हैं हाइपरटेंशन के, शुगर के, लेकिन वो रेगुलर मेडिकेशंस नहीं लेते हैं, दे आर वेरी इरेगुलर इन देयर मेडिकेशंस। और होता क्या है कि ब्लड के अंदर जब भी शुगर लेवल अप एंड डाउन होता है, बीपी ऊपर नीचे होता है, तो हमारे जो ब्रेन के वेसल्स होते हैं वो उनको इंजरी होती है एंड दे रिजल्ट्स इनटू द स्ट्रोक। तो सबसे पहले जो कारण हम लोग देखते हैं अनकंट्रोल्ड शुगर एंड हाइपरटेंशन एक कारण में आता है। फिर जो कारण आते हैं उनमें हम लोग देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल नहीं है किसी की उम्र एक हम लोग कारण में मानते हैं, लेकिन जो अवॉइड नहीं कर सकते। फिर आता है नशा पता, लोग स्मोकिंग करते हैं, लोग ड्रग्स लेते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे ब्रेन की वेसल्स में कम ज़्यादा बीपी बढ़ना, कम जाना, वो सब वेरिएशन आते हैं जिसकी वजह से स्ट्रोक होता है। फिर जो कारण आते हैं, कई बार पैथोलॉजी, किसी को हार्ट में तकलीफ होती है कि हार्ट के अंदर उसके क्लॉट बन रहे हैं और जैसे ही हार्ट पंप करता है वो ब्रेन के अंदर स्ट्रोक कर देता है। और बहुत सारे और कारण होते हैं, किसी को ब्लड कोगुलेशन प्रोफाइल डिस्टर्ब रहती है, किसी का खून गाढ़ा होता है, किसी के जेनेटिक्स ऐसे होते हैं कि है ना वेसल्स के अंदर बदलाव ऐसे होते हैं। तो ये सब कारण होते हैं जिनकी वजह से स्ट्रोक होता है। अब आता है ट्रीटमेंट ऑप्शन। तो ट्रीटमेंट के अंदर ऐसा रहता है कि पहला होता है कि हम लोग इसको अवॉइड ही करें कि स्ट्रोक हो ही ना, वो एक ट्रीटमेंट का हिस्सा है, मैनेजमेंट का एक हिस्सा है।
तो अब हो ही ना, तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं? उसके लिए सबसे पहला ये कि हमें हमारी लाइफस्टाइल हेल्दी रखनी पड़ेगी। हेल्दी के अंदर हमें हमारी उम्र के हिसाब से एक्टिविटी डिसाइड करनी है कि हम लोग कितने एक्टिव रहें। जैसे बच्चे हैं तो हम उनको खेलने के लिए बोलते हैं, ओल्ड एज है तो उनको बोलते हैं सिर्फ वॉक करें, ब्रिस्क वॉकिंग करें, एक्सरसाइजेस करें, अनुलोम विलोम करें, प्राणायाम करें। तो एज के अकॉर्डिंग आप अपनी एक्सरसाइजेस डिसाइड, अपने बॉडी के हिसाब से, हाउ योर बॉडी इज रेस्पॉन्डिंग टू द एक्सरसाइज, उस हिसाब से आप वो डिसाइड करें। दूसरा, आप अपने जो मेडिकेशंस रेगुलर चल रहे हैं, किसी को हार्ट पेशेंट्स हैं तो खून पतला करने की दवाइयाँ अगर चल रही हैं तो वो रेगुलर लें, बीपी की गोलियाँ रेगुलर लें, हाइपरटेंशन एकदम कंट्रोल रखें, शुगर एकदम कंट्रोल रखें। अगर किसी का कोगुलेशन प्रोफाइल डिस्टर्ब है, डॉक्टर साहब ने जो दवाइयाँ दे रखी हैं वो रेगुलर लें। फिर आते हैं ट्रीटमेंट अपने ऑप्शंस में। तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस मैंने जैसे बताया कि है ना, ये टाइम पे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो जो इस्कीमिक स्ट्रोक होते हैं वो ट्रीटमेंट जो ऑप्शन हम लोग बार बार वक्त पे फोकस कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास में जब पेशेंट 4 साढ़े 4 घंटे के पहले पहुंचता है तो अभी हमारे साइंस ने खून पतला करने के इंजेक्शंस अवेलेबल करवाए हैं, डेवलप करें हैं, जो हम लोग लगाते हैं और खून की जो नस बंद हुई है, जो धमनी बंद हुई है, वो खुल जाता है, वो क्लॉट, और वो खून का प्रभाव वापस से अच्छा हो जाता है। तो इसके अंदर हम लोग सबसे पहले मेजर जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं वो रूल आउट करते हैं और फिर खून पतला करने के इंजेक्शंस लगाते हैं। कई बार पेशेंट हमारे पास में 4 घंटे से लेट पहुंचता है, 6 घंटे, 12 घंटे या कई बार 24 घंटे तक भी पहुंचता है। तो हमारे पास में कैजुअलिटीज़ में हम लोग न्यूरो इमेजिंग करवाते हैं, उनकी एंजियोग्राफी करते हैं, सीटी एंजियो देखते हैं कि नस बंद कौन सी बड़ी बंद है। अगर हम लोगों को लगता है कि इस ब्रेन को अब बचाया जा सकता है और हमें लगता है कि इसकी रिकवरी अच्छी होगी एमआरआई स्कैन्स देख के और इवेलुएट, क्लिनिकली इवेलुएट करके, तो हम लोग थ्रोम्बेक्टोमिक प्रोसीजर है। डॉक्टर साहब एक केस भी शेयर करेंगे रिसेंट, अभी हमने ये केस बहुत ही मिनिमल टाइम लेके उसको अच्छा रिजल्ट किया और वीडियो को डॉक्टर साहब है ना वो शेयर करेंगे, दिखाएंगे आपको कि हाउ द रिजल्ट्स कैन वेरी, कि पेशेंट्स बिल्कुल एकदम पैरालाइज था एंड आफ्टर द आवर प्रोसीजर एंड पेशेंट स्टार्टेड मूविंग। तो ये ट्रीटमेंट ऑप्शन है जिसको हम लोग थ्रोम्बेक्टोमी बोलते हैं। पैर के नस से हम लोग ब्रेन में जाते हैं और उसकी जो क्लॉट जहाँ पर नस बंद हुई है उसको निकालते हैं। फिर आते हैं दूसरे, कई बार पेशेंट हमारे पास में 1 दिन 2 दिन बाद में आते हैं, तो उसके लिए हमारे पास में अलग तरीके की दवाइयाँ, अलग तरीके के इंजेक्शन अवेलेबल हैं। तो ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे लिए टाइम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है हेमरेजिक, जो अगर पेशेंट्स को ब्रेन की नस फट जाती है तो उसके लिए फिर इडेमा, आसपास सूजन आती है तो सूजन उतारने की दवाइयाँ और ये सब चीज़ें हम लोग काम में लेते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल एंड पेशेंट रिस्पॉन्ड्स वेरी वेल। तो ओवरऑल ये स्ट्रोक का ब्रीफ आउट था कि हाउ यू कैन डायग्नोस, ट्रीटमेंट ऑप्शंस एंड प्रोग्नोसिस और हाउ यू कैन प्रिवेंट। अब मैं डॉक्टर विनीत सैगर को माइक दे रहा हूँ, तो फर्दर जो एक हमारा केस है और कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन सर आपसे शेयर करेंगे, तो माई माइक इज टू हैंड टू डॉक्टर प्रदीप ने आपको बताया स्ट्रोक क्या होता है, ये तो आई थिंक अब हमें क्लैरिटी है ही है। इसको लगभग जो हम कॉमन मैन लैंग्वेज में यूज करते हैं उसे कहा जाता है। तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस बड़ी क्लियर हैं। टाइम इज ब्रेन, ये याद रखने की जरूरत है कि जितना जल्दी आप डॉक्टर के पास पहुंचेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि चड्डा साहब ने आपको बताया कि एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में अगर आप पहुंचेंगे तो जब सारी चीजें एक ही जगह अवेलेबल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एमआरआई हमको करना है, ठीक है ना, तो अगर आप किसी स्कैन सेंटर पे या लोकल हॉस्पिटल में जाते हैं तो इट माइट टेक हाफ एन आवर। और स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल क्या होता है मैं वो बताना चाहूँगा। अगर हमें इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि कोई पेशेंट स्ट्रोक का आ रहा है तो एमआरआई बाकी पेशेंट्स की जो भी होती है वो रोक दी जाती है। इमरजेंसी में एक अलर्ट जारी किया जाता है, स्ट्रेचर इमरजेंसी के बाहर रेडी होता है, लोग रेडी होते हैं, इमीडिएटली पेशेंट को स्ट्रेचर पे लेके विद इन 5 मिनट्स जो है एडमिशन के साथ साथ एमआरआई में शिफ्ट कर दिया जाता है। एंड विद इन 10 to 15 मिनट्स जो भी उसका प्रोसीजर है वो चालू हो जाता है, चाहे वो खून पतला करने की दवाई हो या मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सो टाइम इज ब्रेन, हम इस तरह से उसको जस्टिफाई करते हैं। सिम्टम्स आपको बता ही दिए डॉक्टर साहब ने। बी फास्ट एक निमोनिक है, आप याद रखें इसको, ठीक है ना। तो इसके जो निमोनिक के पार्ट्स हैं, बी फॉर बैलेंस, ई फॉर आईज, एफ फॉर फेस, आर्म, स्पीच एंड देन टी फॉर टाइम। सो ये चीजें आप याद रखिए। इनमें से किसी भी जगह पे आपको प्रॉब्लम फील होती है, इमीडिएटली डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करें, स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में पहुंचने की कोशिश करें जहां सारी फैसिलिटीज एक ही रूफ के अंदर अवेलेबल है। अब इसका फायदा हम लोगों ने कैसे उठाया है, एक पेशेंट के किस तरह से मदद की है। अब ये जो व्यक्ति थे ये 82 साल के थे, इनको जो है बेसिकली स्ट्रोक हुआ जो कि अराउंड 12 बजे के करीब हुआ था। तो ये नवा शहर में थे। लकीली नवा शहर में जो हमारे हॉस्पिटल है, आईवी हॉस्पिटल का एक ब्रांच है, वहाँ पे ये पहुंचे। वहाँ से मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट किया गया कि इस तरह का पेशेंट है और हम उसको यहाँ पे शिफ्ट करा रहे हैं। वी वर रेडी इन द इमरजेंसी। हम लोगों ने उसको इमरजेंसी में लिया और इमरजेंसी में लेने के बाद विद इन 10 मिनट्स हम उसको
डिसीजन ये हो गया कि इसमें जो है खून पतला करने का दवाई नहीं देना है और इसको जो एंजियोग्राफी या मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी ही इसके लिए सूटेबल रहेगी अगर हो सके तो ये पेशेंट हम 4:00 अराउंड 20 मिनट के करीब हमारे हॉस्पिटल में एंटर किया था और 4:40 दोपहर में जो है ये हमारी कैथ लैब में टेबल पे था और ये पहला रन है। ये ब्रेन की एंजियोग्राफी आप देख सकते हैं कि ये बड़ी नस है और 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है और उस तरफ एक जगह जाकर के कहीं जो है बेसिकली आगे सर्कुलेशन नहीं जा रहा, दाहिनी तरफ वो सर्कुलेशन ऊपर तक जा रहा है, बाईं तरफ वो सर्कुलेशन नहीं जा रहा। ये क्यों था? क्योंकि वहां पे क्लॉट फंसा हुआ था। तो हमने जो मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी प्रोसीजर होता है उसके द्वारा बेसिकली इस क्लॉट को हमने जो है निकाला। जस्ट शो यू। हाँ, तो वो निकालने के बाद आप देख सकते हैं अगर हम कंपेयर करें इन दोनों को, आप इसमें देख सकते हैं कि दाहिनी तरफ जो है सर्कुलेशन नहीं था, दाई नहीं पहुंच रही थी और बाईं तरफ ये जो करने के बाद जो है अब सर्कुलेशन खुल गया है और वो सारा का सारा जो है ब्रेन रिपरफ्यूज हो रहा है। और ये अगर हम देखें नेक्स्ट स्लाइड में तो ये जो है 2 क्लॉट्स हैं जो उस जगह से निकाल लिए गए और उसका नतीजा क्या आता है बेसिकली। तो ये एक मैंने कंबाइंड स्लाइड बनाई है। सबसे पहली वाले में आप देख सकते हैं कि सर्कुलेशन नहीं है, सेकंड वाले में सर्कुलेशन खुल गया है और थर्ड वाले में सर्कुलेशन खुल गया और वो जो है वो क्लॉट्स हैं जो निकाले गए हैं इस मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी प्रोसीजर के साथ। अब इंपॉर्टेंट क्या चीज है? इंपॉर्टेंट ये चीज है कि इसका नतीजा क्या निकलता है। बेसिकली इसका नतीजा ये निकलता है कि ये मरीज है, आप देख सकते हैं ये जो मरीज लकवे के साथ आया था और विद इन 24 आवर्स जो है ये वॉकिंग स्टेट में आ गया। ये इस जो है मरीज का ये जो है बेसिकली इस टेक्निक का एडवांटेज है हमारे पास। सो अब ये करते कैसे हैं बेसिकली? तो ये किया इस तरह से जाती है इसी तरह के किसी और मरीज का एक एंजियोग्राफी है। आप देख सकते हैं कि जहां पे मैंने सर्कल लगाया है यहां पे दाई आ चुका है लेकिन ब्लॉकेज हो चुकी है। तो इस ब्लॉकेज को पार करने के लिए आप देख सकते हैं आप वहां पे एक तार जैसी चीज ऊपर तक चलेगी, ये हमारा एस्पिरेशन कैथेटर होता है। उस ब्लॉकेज को क्रॉस करके ये आगे निकल गया है। आप देख सकते हैं कि इसमें वो जो घुमावदार चीज है सांप जैसी है वो बेसिकली हमारा डिवाइस है जिससे हम ये क्लॉट्स रिट्रीव करते हैं और उसका एडवांटेज ये है सर्कुलेशन खुल गया। तो सिमिलरली एक और पेशेंट था जो हमने कुछ दिनों पहले भी ट्रीट किया था। ये पेशेंट भी विद इन 2 to 3 डेज जो है वॉकिंग स्टेट में आ गया। डेफिनेटली इसके कुछ प्री कंडीशंस हैं जैसा कि डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि हमें देखना होता है एमआरआई पे कि एरिया जो है डैमेज हो सकता है, वो कितना डैमेज हुआ है, इस प्रोसीजर को करने का फायदा है कि नहीं है, पेशेंट सूटेबल भी होना चाहिए उस चीज के लिए, थोड़ा सा कॉस्टली प्रोसीजर है एंड देन टाइम एज आई सेड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दिस। टाइम इज ग्रेट। तो इस्कीमिक स्ट्रोक जो कि आप जैसे कि आपको डॉक्टर साहब ने भी बताया जो कि 80% ऑफ पेशेंट्स में पाया जाता है, सबसे पहली चीज तो यही है कि उसको अगर हम ना होने दें तो सबसे अच्छी बात है। परंतु अगर किसी को हो गया है तो एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल जहाँ पे सारे फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, अगर मरीज वहां पहुंचता है तो मरीज को सबसे ज्यादा फायदा होता है। बहुत बार हमने देखा है कि पेशेंट पहले एमआरआई कराता है, फिर किसी से अपॉइंटमेंट लेता है, अपॉइंटमेंट लेकर के शाम को उसको दिखाता है, फिर उसको पता लगता है उसको स्ट्रोक होता है। तो बाय द टाइम वो हमारे पास पहुंचता है वो सारी ट्रीटमेंट मोडेलिटी से बाहर हो चुका होता है जिनसे कि उनको मैक्सिमम फायदा हो सकता है। जैसा कि हमने सबसे पहली स्लाइड में दिखाया था कि टाइम इज ब्रेन, इस चीज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो अगर किसी भी पेशेंट को लकवे जैसी फीलिंग आती है उसके लिए सबसे अच्छी चीज तो यही होगी कि वो एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल जैसे कि आईवी हॉस्पिटल जो कि स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल उसमें पहुंचे और अपना इलाज जल्दी से जल्दी करवाएं। धन्यवाद। में कितना बड़ा वेसल जो है वो इन्वॉल्व होता है। एक बड़ा अच्छा इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करूंगा कि जैसे ही स्ट्रोक पेशेंट को होता है ना, डिपेंडिंग अपॉन कितना बड़ा वेसल मतलब कितनी बड़ी नस जो है वो ब्लॉक हुई है, अराउंड 1.90 मिलियन ब्रेन सेल्स पर मिनट डेड होने लगते हैं। 19 लाख सेल 1 मिनट में डेड। 1 मिनट में इंपॉर्टेंट है। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो मोर्टेलिटी बेसिकली इस चीज पे डिपेंड करती है कितना बड़ा एरिया इन्वॉल्व हो रहा है और कितना टाइम जो है पेशेंट का बर्बाद हो रहा है या वेस्ट हो, कितनी जल्दी हॉस्पिटल जितनी जल्दी हो। मोर्टेलिटी इस चीज पे डिपेंड करेगी। कितने हिंदुस्तान में करीब 20 लाख केसेस पर ईयर होते हैं। वर्ल्ड वाइड का डाटा लो तो 1.5 करोड़ साल में होते हैं, जिसमें से 50% की डेथ होती है, 5
1.5 करोड़ में 50 लाख की डेथ हो जाती है, 50 लाख परमानेंट डिसेबिलिटी में आ जाते हैं, और बाकी 50 को ट्रीटमेंट मिलता है। डिसेबिलिटी जो आती है या डेथ होती है किन कारणों से होती है? लैक ऑफ ट्रीटमेंट। डिसेबिलिटी का कारण मेजर कारण ही है कि आइडेंटिफाई नहीं हो पाता। हिंदुस्तान में मतलब इसका इतना दर है हिंदुस्तान में उसकी जो ब्लड स्टॉक बताए ना 20 20 लाख लाख नए स्ट्रोक पाए हिंदुस्तान में, 20 लाख पूरे वर्ल्ड में 1.5 करोड़ साल के। ये तो मतलब ये तो कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव जो रिपोर्ट होता है, कहीं तो घर में हो जाते हैं, हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, इलाज आधा टाइम तो केमिस्ट से दवाई अफीम दे दे करके काम चला दिया जाता है ना, तो वो रिपोर्ट नहीं हो पाते ना। ये जो 20 लाख रिपोर्ट है ये तो हॉस्पिटल का डेटा है, ठीक है ना। जो बहुत सारे आरएमपीज के पास ट्रीट हो रहे हैं या नॉन क्या कहते हैं मेडिकल बेस, वो तो हमें पता ही नहीं है। जब कोई स्ट्रोक आता है तो उस समय कुछ लोग ना राय देते हैं कि आप झाड़ा करवा लो, ये चटा लो, चप्पल छोड़ा लो, ये स्टील लगा दो। कई लोग डॉक्टरों भी कहते हैं कि अफीम देने से नहीं सर, नहीं फायदा नहीं होता सर। अफीम देने से बल्कि नुकसान और होने के चांसेस है, बिकॉज अफीम बीपी बढ़ाती है, वो एक इस्कीमिक स्ट्रोक को हेमरेज में कन्वर्ट कर सकती है, और अगर ये हेमरेज स्ट्रोक हुआ तो और नुकसान कर सकती है। अफीम से हार्ट में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अरिथमिया हो सकता है, वो बढ़ा सकती है। अफीम तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए सर। इट इज नॉट इट्स अ मेडिकल। सर आप बता रहे हैं कि कॉस्टली है जी। जो इसका ट्रीटमेंट है, बताएंगे कितना कॉस्टली है? सर इसका सामान जो ये है, जो क्या कहते हैं मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी के लिए जो सामान यूज होता है, वो अराउंड 3 से 4 लाख रुपए का पड़ जाता है पेशेंट को। तो टोटल कितनी कॉस्ट आ जाती है 5 से लगभग? 6 लाख रुपए के करीब खर्चा पड़ जाता है। 5 से बट 6 इट देखिए इंश्योरेंस में गवर्नमेंट स्कीम्स में कवर्ड है। देखिए उसमें एक एडवांटेज मैं आपको बताता हूँ कैसे। एक पेशेंट अगर बेड रिटर्न हो जाएगा, जो उसका 6 महीने में जो खर्चा होगा, एक पेशेंट जो मोबाइल हो जाएगा वो बराबर पड़ जाता है। आयुष्मान कार्ड है। और अगर विद इन 24 आवर अगर अर्लीस्ट पॉसिबल। अर्लीस्ट पॉसिबल अगर हो, हम ये नहीं लेके चलना चाहिए कि 24 घंटे में पहुंचे, जितना जल्दी पहुंचेगा उतना फायदा ज्यादा उतना। होगा। क्या कोई केस ऐसा जटिल भी होता है डॉक्टर साहब, कई डॉक्टर महीने लग जाते हैं? डॉक्टर साहब, बिल्कुल मतलब आयुष्मान का 5 लाख रुपए तक का है, जी। तो कैसे कर पाएंगे इसमें फिर अगर वो बढ़ जाता तो? कैसे वो शामिल है किया पीजे जाएगा? वगैरह में है, उसका अरेंजमेंट है, पीजे में है उसका, ठीक है। पीजे में होता है उसका। आप कुछ कह रहे थे? मैं आपसे सवाल कर रहा था कि ब्रेन हेमरेज से जैसे अभी चर्चा चल हाँ रही जी। है, तो इसके अंदर कोई केसेस ऐसा भी होता है जो बड़ा जटिल होकर के लंबा चल जाता है? सर जैसे like 7-8 बिल्कुल होता है सर। डिपेंड करता है कि कितना हेमरेज हुआ, पेशेंट ने कितनी जल्दी ट्रीटमेंट लिया और कितना डैमेज हुआ। एक पेशेंट के 5 ऑपरेशन हुए गंगाराम हॉस्पिटल में, सर बिल्कुल हो सकता है, और 7 महीने उसको लगे, 7 महीने 7 आराम से सर। जो इलाज कैसा रिजल्ट रहा होगा? ये तो केस पे डिपेंड करता है सर, इस तरह से बताना मुश्किल है, बट ऐसे केसेस होते हैं बहुत। केसेस टू केसेस वेरी केसेस टू केसेस वेरी करता है।